सभी को झारखंडी जोहार साथियों। मेरिट स्टडी की ओर से मैं किशोर सर आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों ने झारखंड के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग झारखंड में प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। जी साथियों, मैं आपसे ये बात करने के लिए आया हूं और क्लास भी अभी लूँगा आपके सामने कि अगर यदि आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, या झारखंड में कोई भी वनडे एग्जाम्स जहां पर झारखंड की जीएस क्वेश्चन पूछी जाती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप अच्छे चैनल में आए हैं। आपको यहाँ ना कोई गलत डाटा दिया जाएगा और सारी चीज़ सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है। भाई, वाइट बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है। आज हमारी तबीयत खराब है, फिर भी मैं आपकी क्लास रेगुलर ले रहा हूं क्योंकि आपकी सीक्वेंस बिगड़ ना जाए। लेकिन आप क्या करते, आते हैं 2 मिनट देखते हैं और चले जाते हैं, न लोगों के पास शेयर करते हैं और ना ही प्रॉपर रूप से नोट्स बना करके आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो कम से कम हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, तो कम से कम अपने बूढ़े माँ बाप के लिए पढ़ो और जल्दी से क्या करो, नौकरी कर लो। जब आपको पढ़ने का मन नहीं करता होगा तो अपनी माता पिताजी का वो पसीना याद करो, वो दिनचर्या याद करो, ठीक है। नहीं तो क्या होती है आज की डेट में पता है, मौसम बदलती है लड़कियों की तरह और लड़का बर्बाद होता है फसलों की तरह। मौसम बदलती है लड़कियों की तरह और फसल बर्बाद होते हैं लड़कों की तरह, या लड़का बर्बाद होता है फसलों की तरह। ठीक उसी प्रकार से आज हमारी झारखंड में दिनचर्या हो गई है। एक्सक्यूज निकालते, सर एग्जाम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सेटिंग हो रहा है, साटिंग हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। होता है जगह पर कुछ कुछ बातें होती है, लेकिन जो पढ़ता है उसकी नौकरी लगती है। चलें बात करते हैं, हम लोग ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। गुजारिश है कि आप पढ़ेंगे नोट्स बना करके। अगर नहीं पढ़ने का मन करता है तो आप अपनी जो है ना आद करें, क्या करें, आद करें चीज़ें को। बात समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? सो अपनी माता पिता की बातें आद करें, किस प्रकार से आपको काम करके पैसा दे रहे हैं वो सब चीज़ें आप लोग आद करेंगे। जी हाँ साथियों, आज हम मौर्य काल झारखंड लेकर के आए हैं कि झारखंड में मौर्य काल के समय किस किस क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा और झारखंड को किस नामों से जाना जाने लगा। तो एक चीज मैं बात करता हूं सीधा मौर्य काल की। मौर्य काल की अगर हम लोग सबसे बातें करते हैं तो अगर प्रमुख राज्य की बात करते हैं, प्रमुख राज्य की बात करते हैं तो प्रमुख राज्य था मगध। क्या था? मगध। और आपको पता है कि मगध साम्राज्य जो था वो भारत का सबसे शक्तिशाली था। शक्तिशाली साम्राज्य था, आपको ये चीज पता है। उसी क्रम में मगध के क्रम में मगध के साम्राज्य में मगध साम्राज्य से लेकर के दक्षिण भारत विजय अभियान के लिए निकला जाता है। क्या किया जाता है? निकला जाता है। मगध से लेकर के, हमको पता है ना, आपको भी पता है, मगध हमारा पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश और फिर झारखंड, इस क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है और यहां पे अड्डा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अड्डा। झारखंड को क्या बनाया जाता है? अड्डा बनाया जाता है व्यापारिक क्षेत्र का। किसका? व्यापारिक क्षेत्र का। किस क्षेत्र का अड्डा बनाया जाता है? व्यापारिक क्षेत्र का। और जब व्यापारिक क्षेत्र का अड्डा बनेगा, व्यापार होगा,
तो वहां राजनीतिक भी होगा, और राजनीतिक का भी अड्डा बना। किसकी अड्डा बना? राजनीतिक का भी अड्डा बना। और जब राजनीतिक अड्डा धीरे धीरे बनने लगा तो हमारी समाज क्या हुआ? बिखर गया। क्या हुआ? बिखर गया, और समाज कई भागों में बट गया। कई भागों में क्या हो गया? बट गया। मतलब कि हम कह सकते हैं झारखंड का प्रयोग हुआ एक व्यापारिक क्षेत्रों के लिए, राजनीतिक क्षेत्रों के लिए, और जब राजनीतिक क्षेत्र हुआ तो समाज क्या हो गया? बिखर गया, कई भागों में बट गया। इसी के संतुलन हेतु हमारे झारखंड में चंद्रगुप्त को भेजा गया। हमारी बात को समझिएगा एकदम बढ़िया से। कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले मगध राज्य बहुत शक्तिशाली था। दक्षिण भारत विजय हेतु निकला, है ना। मगध से बिहार, बिहार से झारखंड, और झारखंड से दक्षिण भारत। इस दक्षिण भारत के जाने के क्रम में हमारा झारखंड जो है प्रमुख केंद्र बना, व्यापारिक क्षेत्र का, राजनीतिक क्षेत्र का, फिर समाज का बिखराव हुआ, कई भागों में बट गया। अब उसको एकजुटता करने के लिए आपको पता है हमारे झारखंड में प्राचीन काल से ही जनजातियों का बोलबाला था। तो जनजाति बड़ा कोमल होता है, लोगों के चक्कर में जल्दी जाल में फंस जाता है। तो चंद्रगुप्त को भेजा गया। किसको भेजा गया? चंद्रगुप्त को भेजा गया। इनके गुरु का नाम थे कौटिल्य। क्या नाम था? कौटिल्य। क्या नाम था गुरु का नाम? कौटिल्य। लिख सकते हैं गुरु का नाम कौटिल्य। चंद्रगुप्त को भेजा गया। चंद्रगुप्त का गुरु का नाम क्या था? कौटिल्य। कौटिल्य एक पुस्तक की रचना करते हैं जिनका नाम है अर्थशास्त्र। एक बुक की रचना करते हैं जिनका नाम है क्या? अर्थशास्त्र। देखिएगा कनेक्ट कैसे कर रहे हैं हम कहानी को। इस अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट या कुकुट प्रदेश कहा गया था। कुकुट या कुकुट प्रदेश कहा गया था। कुकुट या कुकुट प्रदेश कहा गया था। और इस कुकुट का अर्थ होता है, इस कुकुट का अर्थ होता है कोमल मानव क्षेत्र। कोमल मानव क्षेत्र कहने का मतलब मैं बता रहा हूं कि ये जो झारखंड, बिहार से लेकर का जो हमारा क्षेत्र झारखंड का था, उसने चंद्रगुप्त के कौटिल्य में जो गुरु थे, उस गुरु के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र पुस्तक में झारखंड को कुकुट या कुकुट प्रदेश कहा गया। इस कुकुट का अर्थ होता है कोमल मानव क्षेत्र। मतलब हमारे झारखंड की जनजाति जो है वो एकदम कोमल थे, मासूम थे, जैसे इनको मोड़ते मुड़ जाता। इसी का फायदा प्राचीन कालों से लेकर के जब तक देश आजाद नहीं हुई तब तक ने लोगों ने इसका उठाया, और आज भी उठा रहा है। अभी बिहार में चुनाव हो रही है, कितनी सीट जेएमएम को मिलेगा, कितनी सीट आजसू को मिलेगा, कितने सीट जेएलकेम को मिलेगा, एक भी सीट का दर्शन नहीं होगा। लेकिन बिहार वाले हमारे झारखंड में आकर के सीट आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये पार्टी, फल्ला पार्टी, चिल्ला पार्टी, लेकिन यही है हमारे झारखंड को लोग मासूम समझ लेता है। चले आगे बढ़ते हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट या कुकुट प्रदेश कहा गया, जिसका अर्थ होता है कोमल मानव क्षेत्र। इसमें और हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी मिटाते हैं और सभी चीज लिखते जाइएगा। अभी तक हम चैनल को न सब्सक्राइब करने बोले हैं, न शेयर करने बोले हैं।
अगर बातें समझ में आ रही तो आप सारी चीजों को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको पता है कुकुट कहा गया, क्या कहा गया, कुकुट कहा गया। कहां पर क्या कहा गया, अर्थशास्त्र में। कहां पर कहा गया, अर्थशास्त्र में। एक पुस्तक है, बुक है, किनका बुक है, कौटिल्य साहब का है। किनका बुक है, कौटिल्य साहब का। इसी अर्थशास्त्र में झारखंड में, इस कुकुट के क्षेत्र में झारखंड को गणतंत्रात्मक प्रदेश या शासन प्रणाली का स्थापित करती है। अर्थशास्त्र में शासन प्रणाली स्थापित किया गया। सुनिए, इसी अर्थशास्त्र में यह बताया गया है कि कुकुट प्रदेश मतलब झारखंड में कौन सा शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित किया गया। इसका मतलब यह है कि यहां केवल और केवल राजा का बात सुना जाएगा, केवल और केवल राजा का बात सुना जाएगा, नॉट प्रजा। इसके लिए जो है इसी अर्थशास्त्र में यह बताया गया कि चंद्रगुप्त द्वारा एक जो है ना राजदूत पदाधिकारी भेजा गया। उस पदाधिकारी का नाम था आटविक। क्या नाम था, आटविक। क्या नाम था, आटविक। आटविक को भेजा गया। आटविक को क्या किया गया, भेजा गया। अब क्यों भेजा जाएगा भाई, क्योंकि जाओ वहां की जनजातियों को नियंत्रण करो। आटविक को क्यों भेजा गया, तो जनजाति को नियंत्रण हेतु, क्योंकि हमारी जनजाति क्या है, मासूम है। क्या है, मासूम है। बात समझ गए, जनजातियों को नियंत्रण हेतु भेजा गया। और जब जनजातियों का नियंत्रण होगा तो हमारे झारखंड में क्या स्थापित होगा, राज्य स्थापित होगा। क्या स्थापित होगा, राज्य स्थापित होगा। किसका, मगध का केंद्र बन गया। मगध का क्या बन गया, केंद्र। क्योंकि अभी किसकी राज चल रही है, मगध की राज चल रही है। किसकी राज चल रही है, मगध की राज चल रही है। अब क्या और अर्थशास्त्र में मिलता है, सुनिए। झारखंड में, किसमें, झारखंड में और साक्ष्य मिलती है कि यहां पे इंद्र नावक नदी है। इंद्र नावक क्या है, नदी है। यहां से यह साक्ष्य मिला कि इंद्र नामक नदी से झारखंड में हीरो प्राप्त होता था। हीरा, क्या प्राप्त होता था, डायमंड्स, हीरा प्राप्त होता था। तो बताइए सर, जनजातियों को नियंत्रित करेगा कि नहीं करेगा, हीरा प्राप्त होता था। क्या प्राप्त होता था, हीरा। और जो ये इंद्रावक नदी है ना, ये हमारे झारखंड के शंख नदी का इलाका है। और छत्तीसगढ़ का, ये झारखंड का है शंख नदी, पता है ना। और छत्तीसगढ़ का इब्र नदी है। कौन सा नदी है, इब्र नदी है। यही दो नदियों के क्षेत्र में हीरा प्राप्त किया जाता था। क्या प्राप्त किया जाता था, हीरा प्राप्त किया जाता था। कहां पे मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो हमारा झारखंड जो पहले से हीरो था, लेकिन यहां के लोग हीरो नहीं थे। इनको नियंत्रण किया जाता था, दबाया जाता था। आज देखो, आज कंपनियों के द्वारा, आज रांची में हुई ना, रिम्स में, देख रहे हैं ना कैसे कैसे बोलबाला चल रहा है। हमारी जमीन है, दूसरा आके कब्जा कर रहा है, फिर भी पुलिस मार रही है। कोई जा रहा है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे यहाँ की मूलवासी है, कोई भी हो। बात समझ गए। तो ये मौर्य कालीन की बात कर रहे हैं। अब तुरंत सामने आ जाता है, सो ये सब चंद्रगुप्त की बातें किया जा रहा है।
किसकी बातें किया जा रहा है? चंद्रगुप्त। अर्थशास्त्र में गणतात्मक शासन प्रणाली स्थापित हुआ। चंद्रगुप्त जो है एक पदाधिकारी भेजा। कौन सा पदाधिकारी? आटविक नाम का एक पदाधिकारी भेजता है। क्यों? क्योंकि जनजाति को नियंत्रण करने के लिए। जब जनजाति नियंत्रित होगा तो क्या होगा? राज्य स्थापित होगा, और जब राज्य स्थापित होगा तो मगध का एक केंद्र बनेगा, और जब मगध का केंद्र बन गया तो अब यहां पे क्या होगा? राज्य करने के लिए सोचेगा। राज्य करने के लिए सोचा तो सबसे पहले नदी को टारगेट किया, इंद्रनावक नदी का टारगेट किया, जहां से क्या मिला? हीरा प्राप्त हुआ। ये इंद्रनावक नदी शंख नदी और इब्र नदी के इलाका में था। बात समझ में आ गया? अब बोलिएगा सर ये शंख नदी कहाँ है? तो गुमला में है। गुमला में कौन सा प्रखंड से निकला है? चैनपुर प्रखंड से निकला है। कौन सा प्रखंड से निकला है? चैनपुर प्रखंड से निकला। क्या सारी बातें अभी तक आपको समझ में आ रही है? क्या सारी बातें अभी तक आपको समझ में आ रही है? ये था आपका मौर्य काल की बातें। ठीक, चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अशोक की बातें। किनकी बातें? अशोक की बातें करते हैं कि हमारे झारखंड में सम्राट अशोक ने क्या किए हैं, किस लिए उनको सम्राट अशोक कहा जाता है, किस लिए उनको सम्राट अशोक कहा जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अशोक की। किनकी बात करेंगे? अशोक की। तो अशोक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका एक 13वां शिलालेख था। 13वां शिलालेख। ये शिलालेख में ये ज्ञात है, ये दर्शाया गया है, ये मतलब बातें किया गया है कि अशोक जो है अधिकांशतः 8वीं या 8 क्षेत्र में शासन किया। अब ये 8 जो क्षेत्र था मगध से लेकर कलिंग तक था। कहां तक था? कलिंग। मतलब हम लोग बोल सकते हैं बिहार प्लस झारखंड प्लस उड़ीसा। ये क्षेत्र अशोक के अधीन था। ये क्षेत्र किनके अधीन था? अशोक के अधीन था। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं झारखंड भी 8वीं क्षेत्र जो है ना, ये क्षेत्र को 8वीं कहा जाता था। अशोक के समय क्या कहा जाता था? 8वीं। लिख लेना। अशोक के समय झारखंड को क्या कहा जाता था? 8वीं। क्या कहा जाता था? 8वीं। ठीक, चलो। तो 8वीं के अंदर था हमारा झारखंड भी। क्लियर? अब हमारा अगर देखा जाए बिहार, झारखंड और उड़ीसा की बात करते हैं तो यहां भी जनजाति, यहां भी जनजाति, यहां भी जनजाति। तो यहां की जनजातियों पर जो है ना, यहां की जनजाति पर जो है अप्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से क्या था? नियंत्रण था। क्या था? नियंत्रण था। मतलब डायरेक्ट यहां के जनजातियों पर नियंत्रण नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से क्या था? नियंत्रण था। क्या था? नियंत्रण था। और अशोक क्या करता है? अशोक क्या करता है? झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए रक्षित नामक अधिकारी को भेजता है। कौन सा नामक? क्वेश्चन आता है। रक्षित नामक अधिकारी को क्या करता है? भेजता है। रक्षित नामक अधिकारी को भेजता है। बात समझ गए? तो अशोक के 13वें शिलालेख में 8वीं, झारखंड को 8वीं कहा गया। ये 8वीं जो क्षेत्र मगध से कलिंग तक था, मतलब बिहार, झारखंड और उड़ीसा। मतलब कि हम लोग झारखंड पर हैं, झारखंड की जनजाति पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित था। और झारखंड में बौद्ध धर्म में प्रचार के लिए किनको भेजा था? रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। यही झारखंड में अशोक का कार्यभार था। ठीक, अगर मौर्य काल आपको समझ में आया है तो आप एकदम लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हमारी तबीयत खराब है फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जय हिंद, जय हिंद।